हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को। गाइस ये 4.2 का बेसिक भी है क्योंकि 4.2 के सभी क्वेश्चंस को हम इन प्रॉपर्टीज की ही हेल्प से करेंगे। तो वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। तो गाइस पहली प्रॉपर्टी है जिसमें हमसे कहा गया है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब अगर गाइस हम इनकी रोज को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रोज बना दें तो ऐसा करने पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम बना देंगे। तो ये पहली वाली रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो ये होगा A1, A2, A3। अब दूसरी वाली रो को भी कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा B1, B2, B3। अब तीसरी वाली रो को भी हम कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा C1, C2 और C3। तो हमने क्या किया, हमने रोज को कॉलम बना दिया। अब हमने रोज को कॉलम बना दिया तो जो कॉलम्स थे वो ऑटोमेटिकली रोज बन गए। तो ऐसा करने पर गाइस जो डिटर्मिनेंट, ये जो डेल्टा वन की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू है ना, ये आपस में इक्वल होगी। यानी कि ऐसा करने पर हमारे पास वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी को भी समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो अब अगर हम इसकी कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो R1 है अगर हम उसको R2 में R2 की जगह पे कर दें और R2 को हम R1 की जगह पे चेंज कर दें, तो ऐसा करने पर जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि इस वाली रो को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इस वाली रो को लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऐसा जब हम करेंगे तो ऐसा करने पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ये हम यहाँ पे कर देते हैं B1, B2, B3, A1, A2, A3, C1, C2 और C3। हमने क्या किया, हमने R1 को R2 की जगह पे लिख दिया और R2 को R1 की जगह पे लिख दिया। तो ऐसा करने पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसका साइन चेंज होकर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसा ही सेम कॉलम के साथ है, अगर हम इस कॉलम को यहाँ पे करें या फिर इस कॉलम को हम यहाँ पे करें तो ऐसा करने पर भी साइन चेंज हो जाता है। अब ये मत कहना कि सिर्फ पास वाले के साथ ही होगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस कॉलम को यहाँ पे लिख दें और इस कॉलम को यहाँ पे लिख दें, तब भी गाइस साइन चेंज होगा। ठीक है, होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो गाइस इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, A1, A2 और A3। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया आपने ये वाली रो और ये वाली रो तो सेम कर दी। तो हाँ मेरे भाई, इसका यही मतलब है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो, जैसे इसमें ये वाली रो और इस वाली रो दोनों सेम है ना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि उन दोनों रो या फिर उन दोनों कॉलम्स के एलिमेंट का सेम होना। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उनके एलिमेंट अगर एक जैसे होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। गैस ये वाला एग्जांपल मैंने इसमें ये R1 और R3 एक जैसी की थी, यानी कि इनके एलिमेंट एक जैसे थे ना, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अगर ऐसा ही किसी डिटर्मिनेंट में कॉलम होते, कोई भी दो कॉलम एक जैसे होते तो भी उस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो ही हो जाती। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, अगर कोई भी आप मतलब याद रखना, ऐसा हो जाता है कभी कभार कि आपके पास अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हों तो फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ठीक है, अब गाइस चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय के। तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं A1, A2, A3,
B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से हम कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू का भी हमें कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो ये डेल्टा इक्वल हम कांस्टेंट k का गाइस R1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब क्या होगा गाइस, अब इस k को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब ये तो हमारा डिटर्मिनेंट ही है, तो ये हो जाएगा k डेल्टा। तो देखो क्या हुआ, हमने कांस्टेंट k का R1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर ऐसा करने पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी ना, उसका भी हमें कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हमसे यही क्या मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें हमें कॉमन लेना सिखाया गया है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो से अगर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ हम ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, यही बात इसमें हमें बताई गई है। होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलिए प्रॉपर्टी 5 भी समझते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स then the determinant can be expressed as the sum of two other determinants। तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं a1 प्लस अल्फा 1 a2 प्लस अल्फा 2 a3 प्लस अल्फा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या है, इसमें जो r1 है ना, वो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में है। अगर गाइस ऐसा होता है, यानी कि अगर कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक एलिमेंट दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में होती है, तो इसमें R1 है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा जो कि होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा अल्फा 1 B1 C1 अल्फा 2 B2 C2 अल्फा 3 B3 और C3। ठीक है, अब इसमें R1 थी दो एलिमेंट के सब के फॉर्म में, यहाँ पे R2 भी हो सकती थी, R3 भी हो सकती थी, या फिर C1 भी हो सकता था, C2 भी हो सकता था, या फिर C3 भी हो सकता था। ठीक है, होप अच्छे से समझ आ गया होगा। छठवीं प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k एंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो गाइस इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 C3। अब अगर गाइस इस डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से हम किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करें और फिर उस रो को हम किसी दूसरी रो या फिर दूसरी कॉलम के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो ये सारी चीजें करेंगे हम R2 के साथ। हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे R2 चेंज टू R2 प्लस k R1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने R1 के साथ कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने R2 को उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो R2 में ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाइस, पहली वाली रो ऐसी ही रहेगी A1 A2 A3। अब दूसरी वाली रो में क्या ऑपरेशन लगाया है हमने, R2 प्लस के R1। सबसे पहले R2 का एलिमेंट लिखेंगे B1 प्लस फिर के R1, यानी कि R1 के साथ हमने कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले के A1, यहाँ पे हो जाएगा B2 प्लस के A2, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा B3 प्लस के A3। इसको फिर से लिख देता हूँ, ये है A2 और A3, यहाँ पे C1 C2 और C3। ठीक है,
देखो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है आपको शायद अच्छे से समझ नहीं आया होगा। देखो इसमें हमसे ये बोला गया है कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अब अगर उस डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो से हम किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको किसी दूसरी रो या फिर किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता। यानी कि ये जो इसको हम डेल्टा वन बोल देते हैं, ठीक है, डेल्टा वन, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू होगी और डेल्टा वन की वैल्यू होगी वो दोनों आपस में सेम होंगी, ठीक है। यानी कि इस ऑपरेशन को लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब शायद आपको ऑपरेशन लगाना ना आता हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखो मैं आपको ऑपरेशन लगाना बता देता हूँ। ऑपरेशन लगाना देखो मीन्स क्या है, हमें R2 चेंज करना था, ठीक है, तो R2 चेंज करेंगे, यहाँ पे लेकिन ये चेंज टू बोलते हैं इसको, R2 चेंज टू। अब R2 चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले R2 लिखेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 6 पढ़ रहे हैं तो हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और KR1 यानी कि R1 में हमने कांस्टेंट K का मल्टीप्लाई कर दिया। तो गाइस ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना कि R2 प्लस KR1, ये सिर्फ R2 में ही होगी। ऐसा नहीं है आपकी R1 यानी कि जो आप यहाँ पे लिखो ना इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, तो यहाँ पे आप KA1 मत कर देना। अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन लगाने के बाद नहीं किया जाता। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, यहाँ पे R2 लिखा है तो ये R2 के साथ ही यानी कि R2 वाली रो में ही होगी, दूसरी रो में ही होगी, ये पहली रो में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। होप अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।